हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके जीआईसी एलटी ग्रेड एवं लेक्चरर की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, आप जानते हैं कि मैं आपके जनरल स्टडीज़ का अध्ययन करा रहा हूँ। जनरल स्टडीज़ में हम 3 दिन टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ते हैं और 3 दिन हम प्रैक्टिस करते हैं। तो इस समय टॉपिक वाइज चल रहा है। टॉपिक वाइज में अभी तक हम इंडियन जियोग्राफी को कवर कर चुके हैं और वर्ल्ड जियोग्राफी के 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं। आज हम 5वां पढ़ने वाले हैं। अब इस 5वें लेक्चर में हम कवर करेंगे द फॉरेस्ट एंड सॉइल, द मिनरल रिसोर्सेज, द एनर्जी रिसोर्सेज, द इंडस्ट्रियल रीजन, यानी इन 4 टॉपिक को कवर करेंगे। आप जानते हैं कि ये वीडियो आपको शाम को 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होती है और इसमें हमने उन्हीं क्वेश्चन को जो है शामिल किया जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में पूछे गए। यानी जो ये 4 टॉपिक हैं, इन टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको एग्जाम्स में पूछा जा चुका, उन्हीं को हम शामिल करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, सब आपको PDF के रूप में मिल जाए, तो आप ये नंबर दिया हो, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लिए। छोटी सी फीस मैंने रखा है, इस फीस को दे करके आप उस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। चूँकि आप जानते हैं कि चूँकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनको लिखेंगे तो आपका बहुत समय जाएगा, अगर नहीं लिखेंगे तो भूल जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं बनेगा। इसलिए आप इस PDF ग्रुप में ज्वाइन होकर के अपने समय को बचा सकते हैं और अपनी तैयारी को इन्हेंस कर सकते हैं, जिसमें आप 3 दिन जो आपको टॉपिक वाइज मैटर मिलता है और 3 दिन जो आपका प्रैक्टिस होता है, उसके आधार पर 7वें दिन यानी संडे को आपका टेस्ट लिया जाता है। इसलिए आपकी पढ़ाई की कंटिन्यूटी आपकी बनी रहती है। तो इस कंटिन्यूटी के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप इस PDF ग्रुप में जरूर जुड़ें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेता है यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वन है क्या? ज्वारीय, सदाबहार, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती और चौथा है पर्वतीय। ठीक है, तो इसमें जो सही विकल्प है वो है सी, यानी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, ये आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वन है। ठीक है, यह वन भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है? ठीक है भैया, तो सागौन, ओक, चेस्टनट, जैतून। तो इसका सही विकल्प क्या है आपको बताना। सही विकल्प भैया ए, यानी सागौन। ठीक है, तो सागौन का वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है, बल्कि यह उष्ण कटिबंधीय वनों में पाया जाता है। ठीक है, और ओक, चेस्टनट और जैतून ये सभी भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो भूमध्य सागरीय बायोम में अगर हम बात करें तो इसका विस्तार जो है दोनों गोलार्धों के महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इनमें कुछ क्षेत्रों में झाड़ियाँ उगती हैं, जैसे चैपराल जो है कैलिफोर्निया में है, माली झाड़ियाँ जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, मैक्यूस जो कि दक्षिण फ्रांस में है। ठीक है, तो ये है कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो इन इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप जरूर लिखें, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है यही पूछा जाए। इन फैक्ट से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसलिए PDF ग्रुप अगर अभी ज्वाइन ना किया हो तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें, उसको ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को इन्हेंस करें। ठीक है, यहाँ पर लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक पेड़ के पास हमेशा निम्न में से कौन सा होता है? पहला जड़, दूसरा शाखाएँ, तीसरा है पत्तियाँ, चौथा छाया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एक पेड़ के पास हमेशा क्या होता है। तो पेड़ कैसा भी हो, बिना जड़ के जो है नहीं रह सकता। इसलिए इसका सही विकल्प क्या है? जड़। शाखाएं भी नहीं हो सकती, छाया भी नहीं होगा, पत्तियां भी नहीं होगी, लेकिन बिना जड़ के कैसे हो सकता है? ये जो है क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, तो एक पेड़ के पास हमेशा जड़ मौजूद होती है और पौधों को ज़मीन में स्थिर रखने और पोषण प्रदान करने के लिए जड़ का होना अनिवार्य होता है। ठीक है भैया, तो जड़ के अभाव में पौधे की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए एवं सही उत्तर चुनिए। आप जानते हैं कि क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं और सुमेलित का क्वेश्चन देने के पीछे कई कारण हैं कि इससे एक के साथ में आपके 3-4 क्वेश्चन तैयार होते हैं, पहली बात। और दूसरी चीज़, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन। तो इनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और ज़रूर इनको तैयार करें, हर क्वेश्चन को। और उसके साथ साथ अगर अभी तक आपने वीडियोज़ को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब कर लीजिए, शेयर जरूर कर दिया करें, वीडियो को हाइप करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है भैया, यहाँ पर देखें, ये है आपका पहला अधिजीवी वनस्पति जिसको भूमध्य सागरीय से मिलाया गया, बबूल को भूमध्य रेखी, बाब सहारा और देवदार को सवाना। तो यहाँ पर कूट दिया गया है 2 3 4 1, 2 3 1 4, 2 4 3 1, 2 4 1 3। तो इसमें आपको बताना है सही विकल्प क्या है। तो सही विकल्प है भैया ए, यानी 2 3 4 1। तो यहाँ पर देखें, अधिजीवी वनस्पति क्या हो जाता है? भूमध्य रेखीय। ठीक है भैया, और अगर हम बात करें अब 2 का तो 3 के लिए मिलान हो जाएगा, बबूल, सहारा। ठीक है, और अगर हम बात करें 3 का तो 4 पे हो जाएगा
और 4 जो है यहाँ पर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपका मिलान हो जाता है। तो मिलान में अगर आप देखें तो अधिजीवी वनस्पति क्या है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाई जाती है। बबूल कहाँ पाया जाता है, सहारा में पाया जाता है। बायोबाब सवाना में पाया जाता है। और देवदार भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक भैया, इस तरीके से ये क्वेश्चन का विकल्प आपका सही होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है। यहाँ पर 4 विकल्प है, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। तो इसमें जो सही विकल्प है भैया वो है बी, यानी एशिया। ठीक है, एशिया महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। ठीक है, ये वन गर्मी के प्रारंभ में ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वाले या मानसूनी वन भी कहते हैं। इनके वृक्ष अधिक लंबे या सघन नहीं होते हैं। प्रमुख जो इनके वृक्ष हैं जैसे साल, सागौन, शीशम, चंदन, आंवला, महुआ, ये सब जो है इस प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं, कहे जाते हैं। इन वनों की लकड़ी बहुत ही मजबूत और टिकाऊ होती है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है विश्व में सबसे बड़े व घने वन हैं भारत में, तंजानिया में, ब्राज़ील में और कनाडा में। तो इसका जो सही विकल्प भैया वो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर सबसे बड़े व घने वन पाए जाते हैं। तो है भैया ब्राज़ील। ठीक है, सही विकल्प क्या है, सी। ठीक है, विश्व में सबसे बड़े व सघन वन ब्राज़ील में पाए जाते हैं। इन्हें सदाबहार वन या सेल्वा वन कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। इन वनों की विशेषता क्या होती है, चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। प्रमुख वृक्ष महोगनी, रबर, एबोनी, रोजवुड, पाम। ठीक है, और विषुवतीय प्रदेश में वर्ष भर आर्द्रता एवं उष्णता रहती, इसलिए यहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। ये जंगल चिरहरित यानी हमेशा हरे भरे रहते हैं। इसके अतिरिक्त कांगो के घने जंगल भी विश्व प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है जहां पर वनों की कटाई पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। वो है आपको बताना विकल्प में न्यूजीलैंड, जर्मनी, नॉर्वे और पोलैंड। तो यहाँ पर जो विकल्प सही है वो है सी, यानी नॉर्वे। ठीक है, वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश नॉर्वे है। नॉर्वे एक ध्रुवीय देश है और अपने देश को प्रदूषण से बचाने के लिए नॉर्वे ने वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूर्य का देश भी कहा जाता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 विकल्प है, आपको बताना है कौन सही है। शीतोष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्णकटिबंधीय घास प्रदेश, उष्णकटिबंधीय सवाना। ठीक है, तो यहाँ पर सही विकल्प है भैया आपका सी। क्या सही विकल्प है, सी। ठीक है, तो यहाँ पर शीतोष्णकटिबंधीय घास प्रदेश। ठीक है, शीतोष्णकटिबंधीय घास प्रदेश की औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम होती है, जबकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे अधिक होती है। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का मतलब ये है कि जिस दर पर पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा का संग्रह करता है, परंतु इसमें श्वसन क्रिया में उपयोग की गई ऊर्जा को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन एक मृदा निर्माण का निष्क्रिय कारक नहीं है। पहला विकल्प है जलवायु, स्थल स्वरूप, पैतृक पदार्थ, समय। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जो इसका सही विकल्प बताया गया है वो है भैया जलवायु। ठीक है, तो यहाँ पर सही विकल्प जलवायु है, हालांकि कहीं कहीं पर पैतृक पदार्थ भी दिया गया है सही इसका। ठीक है, तो फिलहाल जलवायु सही है, उसी को माने आप। मृदा निर्माण का निष्क्रिय कारक जो है जलवायु नहीं है, बाकी सभी निष्क्रिय हैं। मृदा जलवायु मतलब निर्माण में जलवायु सक्रिय कारक है। ठीक है, तो पैतृक पदार्थ, स्थलाकृति एवं विकास की अवध निष्क्रिय कारक में गिना जाता है। मृदा निर्माण के प्रमुख कारक जैसे आधारभूत चट्टान या पैतृक पदार्थ, जलवायु, और उसके बाद स्थलाकृति जैसे ऊंच नीच है तो बराबरी होनी चाहिए मिट्टी, तभी वहाँ पर जो है उपजाऊ ज़मीन बनेगी। ठीक है, उसके बाद जैविक प्रभाव जैसे वनस्पतियाँ हैं, जीव जंतु, मानव, और उसके बाद समय या विकास की अवधि, एक समय लगता है उसको विकास होने में। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है निम्नलिखित में कौन सा मृदा क्षरण का कारक नहीं है। वायु, जल, मरुस्थलीकरण, वनोन्मूलन। ठीक है भैया, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है सी, मरुस्थलीकरण। क्या भैया, ये जो है मृदा क्षरण का कारक नहीं है। कौन, मरुस्थलीकरण। ठीक है, मृदा क्षरण के कारक जैसे वायु, जल, वनोन्मूलन है। मरुस्थलीकरण मृदा क्षरण का प्रत्यक्ष कारक नहीं है। मरुस्थलीकरण
विविध जलवायु एवं मानवीय गतिविधियों द्वारा होने वाला परिणाम है। ठीक है। और 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 1994 में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभियान UNCCD पर सहमति बनी है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो 4 विकल्प है, आपको बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर ये देश है, यहाँ पर लौह अयस्क खनन केंद्र है, रूस एक मैग्निटोगोस्कर्क है, और फ्रांस नॉर्मंडी है, स्वीडन किरुना है, यूक्रेन कुजबास। तो इसमें आपको बताना कौन सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है भैया ये, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही सुमेलित नहीं है। तो रूस का जो लौह अयस्क खनन केंद्र है वो मैग्निटोगोस्कर्क है, और कुजबास, ये दोनों है। ठीक है, रूस का, ठीक है, ये दोनों हैं। और फ्रांस का नॉर्मंडी है, स्वीडन का किरुना है, लेकिन यूक्रेन का जो लौह अयस्क खनन केंद्र है उसको क्रीवाय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रीवाय। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका ऑप्शन सही होता है। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? चीन, भारत, जापान, यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पर आपको बताना है सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है सी। किस देश में, यानी जापान में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। ठीक है, जापान में क्या है? लौह एवं इस्पात के बाजार आधारित कारखाने पाए जाते हैं। जापान में अन्य देशों की अपेक्षा लोहा कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए जापान अन्य देशों से आयात करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर चुक्की कमाटा जो कि चिली में है, निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? क्या भैया? चुक्की कमाटा। तो ये 4 विकल्प है, तांबा, लोहा और चांदी, मैग्नीज। इसमें जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प है भैया ए। किसके लिए? चुक्की कमाटा तांबा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि चिली में है। ठीक है, यह खान विश्व प्रसिद्ध तांबे की खान है। विश्व में तांबे का संचित भंडार और उत्पादन दोनों ही चिली प्रथम स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। म्यांमार का पिंगुयोमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? पहला है चांदी, दूसरा है टीन, तीसरा है तांबा, चौथा है खनिज तेल। तो इसमें जो सही विकल्प है वो आपको बताना। सही विकल्प है डी, यानी खनिज तेल। म्यांमार का पिंगुयोमा क्षेत्र खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। पिंगु श्रृंखला इरावदी और सित्ताउंग नदियों के बीच स्थित है। यह श्रृंखला पोपा पर्वत से सिंगु द्वारा पहाड़ियों तक विस्तृत है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर मलेशिया में किंडा घाटी प्रसिद्ध है। कहा किस चीज़ के लिए? रबर उत्पादन के लिए, चाय उत्पादन के लिए, टीन उत्पादन के लिए, कहवा उत्पादन के लिए। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है सी, यानी टीन उत्पादन के लिए। ठीक है, मलेशिया जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। यह देश रबर उत्पादन और टीन उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध। मलेशिया में टीन उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र किंटा घाटी है और इपोत और ताइपिंग क्षेत्र में स्थित है। वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा टीन उत्पादक देश चीन है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है दक्षिणी अफ्रीका का पोस्ट मासुबर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? यूरेनियम का, बॉक्साइट का, मैग्नीज का, अभ्रक का। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है सी। किसका? मैग्नीज का। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मासबुर्ग और समीपवर्ती क्षेत्र मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है? कोयला, लौह अयस्क, हीरा और यूरेनियम। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है डी, यानी यूरेनियम। ठीक है, तो रूस में प्रचुर संसाधन है। खनिज तेल, कोयला, लौह अयस्क, स्वर्ण, रजत, निकल, कॉपर, टिन, क्रोमियम और प्राकृतिक गैस, ये सब बहुत पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन यूरेनियम की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है किम्बरले प्रसिद्ध है। ठीक है, स्वर्ण खनन के लिए, हीरा खनन के लिए, इस्पात उद्योग के लिए, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपको बताना। सही विकल्प है बी। किसके लिए? हीरा खनन के लिए। किम्बरले बहुत ही फेमस है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी के प्रांत की राजधानी है। यह वाल नदी और ऑरेंज नदी के मध्य स्थल से 110 किलोमीटर पूर्व स्थित है। ऐतिहासिक रूप से हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में हीरे के संचित भंडार और उत्पादन की दृष्टि से रूस प्रथम स्थान पर आता है।
आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है कैलिफोर्निया यूएसए के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सिलिकॉन घाटी में अवस्थित नहीं है। ये है कैंपबेल रोसा, पालो आल्टो, सांता रोसा, सांता क्लारा। तो इसका सही विकल्प क्या है भैया, सी, यानी सांता रोसा। ठीक है, तो सांता रोसा कैलिफोर्निया राज्य के सोनोमा काउंटी में स्थित काउंटी सीट है, जबकि कैंपबेल रोसा, पालो आल्टो, सांता क्लारा ये सभी कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी में स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ये तेल क्षेत्र है, एक केंद्र है। बुर्गान कुवैत में, लाली बहरीन में, और ग्रोजनी रूस में, सैफनिया सऊदी अरब में। तो इसमें जो सही विकल्प है यानी जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना। सही विकल्प है बी, लाली। लाली जो है ये सही सुमेलित नहीं है, लाली बहरीन में नहीं है। ठीक है, लाली ईरान में है। समझ रहे हैं बात को। बुर्गान जो है कुवैत में है, लाली जो है ईरान में है, ग्रोजनी जो है रूस में है, और सैफनिया सऊदी अरब में है। ठीक है, अगर अभी तक वीडियो लाइक ना किए हो तो ज़रूर कर दे भैया। ठीक है, शेयर सब्सक्राइब वीडियो को हाइप जरूर किया करें। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य पूर्व के प्रमुख तेल उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है, आपको बताना है। इसमें 4 विकल्प है, इसमें 1, 2, 3 और 4। तो इसमें जो सही विकल्प भैया वो है बी, यानी सऊदी अरब। ठीक है, उसके बाद ईरान, फिर उसके बाद इराक, फिर कुवैत। ठीक है, तो ये आपका अवरोही क्रम है प्रमुख तेल उत्पादक देशों का जो मध्य पूर्व के में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए भैया, वर्तमान समय में मध्य पूर्व के प्रमुख तेल उत्पादक देशों का थोड़ा अवरोही क्रम, जैसे जिसमें सबसे ज़्यादा सऊदी अरब लगभग 12.53%। ठीक है, इराक लगभग जो है 4.8%, और जो है कुवैत 3.14%। ठीक है, सऊदी अरब पश्चिम एशिया का मध्य पूर्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, और दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश इंडोनेशिया है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है, चीन का, जर्मनी का, जापान का, यूनाइटेड किंगडम का। तो यहाँ पर सही विकल्प है भैया बी, यानी जर्मनी का। ठीक है, तो रूर बेसिन जर्मनी फ्रांस सीमा पर स्थित है, विश्व प्रसिद्ध कोयला आधारित उद्योग क्षेत्र है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर लौह एवं इस्पात उद्योग स्थापित हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो आपको बताना है रूर औद्योगिक प्रदेश जो कि जर्मनी में है, और फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश जो कि बेल्जियम तथा फ्रांस में है, स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र जो कि स्वीडन में है, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र जो कि यूएसए में है। आपको बताना है कि ये कौन सा युग्म ऐसा है जो गलत है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है सी, यानी स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र स्वीडन का नहीं है। तो ये कहाँ का है, बल्कि ये स्कॉटलैंड देश में है। ठीक है, ना कि स्वीडन में। ठीक है, बाकी जो तीनों विकल्प हैं वो सही है। स्कॉटलैंड अपने आप लिखा हुआ तो इससे समझ में आता है कि ये जो है सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित है। तो पहला विकल्प है सेंट पीटर्सबर्ग, और दूसरा है वुपरताल जिसे वुपर्टल भी कहा जाता है जो कि जर्मनी में है, और उसके बाद ब्रेडफोर्ड, और उसके बाद पेट्रो। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है बी, यानी वुपर्टल या वुपरताल जो कि जर्मनी में है, विश्व प्रसिद्ध ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्र है। बाकी सेंट पीटर्सबर्ग ये रूस में है, और ब्रेडफोर्ड इंग्लैंड में है, पेट्रो भी इटली में है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। यहाँ पर है लॉरेन औद्योगिक प्रदेश जो कि इटली में, रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में, और सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश यूनाइटेड किंगडम में, ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश फ्रांस में। तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो आपको बताना है। यहाँ पर सही विकल्प है भैया बी, रूर औद्योगिक प्रदेश जो कि जर्मनी में है। ठीक है, जर्मनी के उत्तर राइन वेस्टफेलिया का शहरी है। ये एक जो है सही सुमेलित है, बाकी जो और भी हैं वो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नहीं वाला नहीं बताना है, यहाँ पर आपको सही सुमेलित बताना था, तो यही दूसरा विकल्प सही है, बाकी तीनों जो है गलत है। ठीक है, तो रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी के उत्तरी राइन वेस्टफेलिया का शहरी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कई विशाल औद्योगिक नगर पाए जाते हैं। लॉरेन औद्योगिक प्रदेश जो कि फ्रांस में है, ब्रिस्टल औद्योगिक क्षेत्र जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश ये कहाँ है, जर्मनी में है भैया। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये विकल्प है बी आपका सही होता है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक है कौन।
भारत, जापान, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इन विकल्प के अनुसार जो सही विकल्प है वो है भारत, यानी जो है इन विकल्पों के अनुसार टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक देश भारत यानी हमारा देश है। और उसके बाद वर्तमान में विश्व का शीर्ष उत्पादक देश कौन है? चीन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है, विश्व में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑस्ट्रेलिया, वेनेजुएला, रूस, बोत्सवाना। यहाँ पर बात हो रही कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है सी, यानी रूस। ठीक है, क्या विकल्प सही है? रूस। तो वर्तमान आंकड़ों यानी 2024-25 के अनुसार विश्व में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक रूस, दूसरे नंबर पर बोत्सवाना, तीसरे नंबर पर कनाडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन नगर जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? क्या? पिट्सबर्ग। ये पहला विकल्प है कोबे, दूसरा है युवाता, तीसरा है टोक्यो, चौथा है ओसाका। ठीक है, तो युवाता या फिर जो है आपका ये यवाटा, यही आपका सही विकल्प है। ठीक है, तो बाकी तीनों गलत है। युवाटा या यवाता जापान का प्रसिद्ध लौह इस्पात केंद्र है, इसी कारण से जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है इसको। ठीक है, ओसाका जो कि जापान का सूत्री वन क्षेत्र है, इसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। और नागोया जापान का डेट्रॉयट है। जापान का डेट्रॉयट किसे कहा जाता है? नागोया को। और एक चीज़ और, जापान को कहा जाता है क्या? सूर्य का देश। आगे बढ़ते हैं भैया सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये है, विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात उद्योग प्राप्त होता है चीन से, जापान से, रूस से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपको बताना, सही विकल्प है ए, यानी चीन से। ठीक है भैया, तो विश्व में 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात उत्पादन चीन से मतलब प्राप्त होता है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो चीन जो है 53%, भारत 6.05% और जापान 4.93%। इस प्रकार जो है चीन जो है अकेले विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। किसका? कच्चा इस्पात का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? पतझड़ी वन, शंकुधारी वन, घास स्थल वन, उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प भैया वो है डी, यानी उष्णकटिबंधीय वन। भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, इन्हें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। इन वनों में जैव विविधता सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और अभी तक अगर आपने पुरानी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उनको ज़रूर देखें। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने PDF ग्रुप ज्वाइन ना किया हो तो उसको ज़रूर करें, अपने समय को बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को हाइप करना ज़रूर करें, सब बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ।